नमस्कार मित्रों, मैं नमिता सुंदर आज फिर उपस्थित हूँ डॉक्टर सुमति अय्यर की एक और कहानी लेकर। कहानी का शीर्षक है विषाक्त। विषाक्त भी 70-80 के दशक के एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है। तनाव है, बढ़ते हुए बेटे और पिता के बीच की दूरियां हैं, वैचारिक से लेके कुछ आदर्श, कुछ फिर वो पिता जिससे कभी घर में सब भय खाते थे, उसकी बेचारगी है, लाचारगी है। आदर्श के पीछे भागने वाले युवा हैं, फिर उन युवाओं की बदलती मन स्थिति है, समझौते हैं, यानी कि जीवन है पूरा का पूरा यथार्थपरक जीवन और उसके बीच के संघर्ष। तो चलिए जुड़ते हैं कहानी विषाक्त से। बाबा ने अब की बार कुछ ज्यादा परेशान होकर ही मुझसे ये सवाल किया है। एक अजीब सी चिंता ने उनके चेहरे के खालीपन का स्थान ले लिया है और उन्होंने अपनी इस कमजोरी को मुझसे छिपाने का भरसक प्रयत्न किया। उन्हें इतना दीन और दयनीय मैंने कभी नहीं देखा। लगा जैसे उन्होंने अपने सामने सब कुछ अंजुली से पानी के मानिंद छूटता हुआ देखा है और इसी एहसास ने उन्हें सहसा बूढ़ा और कमजोर बना दिया। कहते हैं बूढ़ा आदमी गुस्सैल और चिड़चिड़ा हो जाता है, पर बाबा हैं कि वो उतने ही शांत और तटस्थ हो गए हैं। दीपू आज भी नहीं आया। अभी सुबह अखबार खोलने ही लगी थी कि उन्होंने दीवार की ओर मुंह किए हुए ये प्रश्न किया मुझसे। मैंने उनकी ओर घूम कर देखा। एक छुट्टी के दिन भी बाबा चैन नहीं लेने देंगे। उन्हें मानो मेरी दृष्टि की कठोरता का पूर्वाभास हो गया है। तभी तो उन्होंने आंखों को कसकर भींच लेने का सफल अभिनय किया है। कुछ क्षणों तक मैं उन्हें घूरती रही हूं, फिर अखबारों की खबरों में नजरें दौड़ाने लगी हूं। वही की वही खबरें, कहीं कोई तब्दीली नहीं। वही प्रधानमंत्री के आश्वासन, 5 वर्ष में बेरोजगारी समाप्त कर देने के वायदे और 10 वर्ष में पिछड़ेपन को दूर करने के आश्वासन। वही दौरे, वही भाषण, वही उद्घाटन। टेस्ट मैच, हॉकी में भारत की कटती नाक। अब लगता है अखबारों में आदमी को बहलाने लायक कुछ भी नहीं रहा। पर बाबा के लिए इन सब के बिना दिन की शुरुआत ही नहीं होती है। सुबह की चाय वो आज भी बगैर कुल्ला किए पीते हैं और फिर चाय का प्याला हाथ में लिए अखबार पलटने लगते हैं। आजकल मैं अखबार पलटती हूँ। कभी कभी तो पढ़ते हुए मुंह दुखने लगता है, दिमाग की नसें फटने लगती हैं और अखबार फेंक कर उठ जाने की तबीयत होती है। पर बाबा पूरे समय हूं हां के सिवा कुछ नहीं बोलते। अखबार खत्म होते ही आंखें बंद कर दोबारा सोने की तैयारी में लग जाते हैं। कहां से आ जाती है उन्हें ये नींद, इतनी सारी नींद? कभी कभी तो निहायत उकताहट होती है। फिर बाबा पर तरस भी आता है। क्या है उनके पास? क्या है सिवा इन ऊल जलूल खबरों के या फिर नींद के? बाबा शायद सो गए हैं।
मैं रसोई में लौटकर बर्तन समेटने लगी हूँ। आदतन मन ही मन तय करती हूँ कि इस महीने मेहरी रख ही लूंगी, पर फिर बजट में 15 रुपए की कटौती। यही वजह है कि नाखून तक नहीं बढ़ा पाती मैं। उंगलियां किस कदर भद्दी हो गई हैं। पर घर की हालत देखकर मैं सब कुछ सह जाती हूँ। मन बार बार बाबा के प्रश्न और उनकी चिंता में अटकने लगा है। एक वक्त था जब बाबा के नाम पर मैं तो क्या दीपू भी कांपता था। सुबह उनके ऑफिस जाने तक हम में से कोई उनके सामने नहीं पड़ता था। सामने पड़ जाने का मतलब ही होता था इस उस बात को लेकर बेमतलब की डांट और लेक्चरबाजी। इससे हम दोनों तंग आ चुके थे। बाबा टूर वूर क्यों नहीं जाते? दीपू अक्सर हौले से पूछ लेता। सच, 6 से 8 तक की उस हिरासत बंद जिंदगी में अजीजी के साथ जीने लायक कुछ भी नहीं था। बाबा साल भर हम दोनों की पढ़ाई के बारे में सिवाय एकाध वाक्यों के कुछ नहीं जानना चाहते थे। शायद उनकी तटस्थता के कारण ही हम उनके प्रति ईमानदार थे। दीपू यूं भी अव्वल था, पढ़ने में भी और खेलकूद में भी। मैं अलबत्ता पहले के 5 रैंकों में आती थी। हम बाकायदा सुबह 2 घंटे पढ़ते थे। शाम को घर लौटकर वो फुटबॉल खेलने निकलता और मैं सहेलियों में कभी कड़क को खेलती, कभी जंगल के पास बैठकर सामने फैले नीम की फुनगियों में धूप की अंतिम लकीरें देखती रहती। रात हम 1 घंटा पढ़ते। दीपू पढ़ते पढ़ते ऊँघने लगता था और मैं उसे ऊँघता देखकर खुद चादर तान लेती थी। हमारी इस ईमानदारी की खास वजह थी माँ। बाबा की तटस्थता और रुखाई के कारण स्वाभाविक था हम दोनों माँ के निकट आ गए थे। शाम लौटकर चाय के दौरान हम अक्सर स्कूल की बातों की जुगाली करते और हंसते। माँ ने हालांकि हम दोनों को समान स्नेह दिया था, पर लड़का होने के कारण दीपू को अतिरिक्त सहूलियतें मिलती थी। ये अतिरिक्त छूट स्कूल के दिनों में ही नहीं, कॉलेज के दिनों तक बरकरार रही थी। कॉलेज तक आते आते हम दोनों में खासा बदलाव आ चुका था। पता नहीं कब से हम दोनों में दूरी पसरने लगी थी और बेहद औपचारिक बातचीत के टुकड़ों के अलावा हम दोनों मूक बन गए थे। हालांकि वो मुझसे 3-4 वर्ष छोटा था, पर मैं सहसा ही उसके सामने बेहद इम्यून महसूस करने लगी थी। अब वो ना तो सूर के पदों के अर्थ पूछता था और ना ही एनुअल फंक्शन के लिए तैयार किए गए नाटक के डायलॉग सुनाता था। वो हमेशा मुझे बड़ा समझता रहा था और इसी एहसास ने मुझे उसके हर काम में दखलंदाजी करना सिखा दिया था। आगे चलकर मेरी इस बात को नापसंद करने लगा था। शुरू से ही वो बेहद दुबला पतला 1.5 हड्डी का लड़का रहा है। 14 की आयु तक पहुंचते पहुंचते वो 10-11 से अधिक का कभी नहीं लगा था। उसे अपने दोस्तों में बेहद कमजोर और दयनीय देखकर कभी कभी मेरे भीतर का वात्सल्य जागृत हो जाता था। बाबा के खांसने का स्वर सुनाई दे गया है। मेरी नजर सहसा घड़ी पर चली गई है। 9 बजने को है। बाबा को 10 बजे तक खिचड़ी चाहिए। स्टोव पंप करने लगी हूं। भरभरा कर वो जल रहा है।
तीले भले ही टूट जाए, भीतर का मैल नहीं निकलता, और इसीलिए मुझे 1 घंटे के काम के लिए 2 घंटे तक माथापच्ची करनी पड़ती है। दूसरा स्टोव लाएं भी तो कैसे? कुल जमा 400 में 3 प्राणियों का खर्चा नहीं निकल पाता। बाबा से कुछ भी कहते जुबान गलने लगती है। बाबा रिटायर होने को आ गए थे। मानो उसी दिन से अपने एकरस जीवन के आतंक से वे असहाय हो गए थे। उन्हें लगा था जैसे किसी ने आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें किसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है और वे दिग्भ्रमित से खड़े हैं। बाबा को उतना असहाय देखकर मैं रोने को हो आती हूँ। जबकि दीपू अक्सर चिढ़कर कहता, अब बाबा की एक नहीं चलेगी, बहुत राज्य कर लिया हम पर। मानो उसे स्वयं उस दिन की प्रतीक्षा थी जब वे दीनहीन होकर घर के किसी भी कोने में लेट जाएंगे। लगातार प्रतीक्षा में, कभी चाय की, कभी अखबार की, कभी नींद की, तो कभी घर के किसी सदस्य से वार्तालाप भर कर पाने की प्रतीक्षा। वो मानो मन ही मन हर्षित हो रहा था। उस दिन सहसा मुझे वो भोला भाला दीपू पहली बार खूंखार जानवर सा लगने लगा था। मेरा सारा क्रोध उतरा था माँ पर। ये माँ की ही सह थी कि दीपू चाहे जो कह लेता था, जो कर लेता था। मेरे उल्हाने पर माँ ने आंसुओं से पूरा आंचल भिगो लिया था। तू कुछ भी कह ले निन्नी, कुछ भी कह ले, मुझे तो वो अब भी 4 साल का दीपू लगे है। सो तो है, पर माँ क्या तुम सोचती हो कि वो जो भी कहता है सही कहता है? मैंने अपना क्रोध दबाकर समझाने के स्वर में कहा था। माँ चुप हो गई थी। शायद उनके पास कोई उत्तर ही नहीं था, या फिर उत्तर खोजने के बहाने वे मेरे प्रश्न से साफ बच जाना चाहती थी। तुम्हें लगता होगा ना कि ज्यादा कुछ टोकोगी तो वो घर से भाग जाएगा? मेरा प्रश्न तीखा था और माँ कातर हो आई थी। हालांकि मेरी बात भी अपनी जगह मुकम्मल थी, पर माँ को यूं देखकर मुझे पछतावा भी हुआ था। वैसे उन दिनों से ही दीपू घर से दिन भर के लिए गायब रहने लगा था। सुबह कॉलेज जाने के पहले माँ से अधिकार पूर्वक 5 रुपए लेता और माँ दूध का गिलास हाथ में लेके दरवाजे तक आती थी कि दीपू साइकिल लेकर चंपल। कई बार मैंने माँ को गिलास हाथ में थाम दूर सड़क पर आंखें टिकाए देखा है। उन्हें शायद विश्वास रहता था कि उनका लाडला जरूर लौटेगा। वापस लौटकर माँ उसको ढक कर रख देती। शाम तक रखा दूध फट भले ही जाए, वे उसे तुलसी की जड़ में डाल देती, पर ना ही किसी और को देती, ना ही किसी काम में लाती। बाबा को इन सब बातों पर ध्यान देने की फुर्सत ही नहीं रहती। पर जब भी वे नोट करते तो चिढ़कर माँ से कहते, तुमने इसे सिर पर चढ़ा रखा है, कल आवारा निकलेगा तो पछताओगी। माँ अपने बेटे पर लगे आरोपों पर आहत हो तीखे स्वर में बोलती, नहीं, मेरे जीते जी वो आवारा नहीं निकलेगा। बाबा चुप हो जाते और हुआ भी यही हुआ। माँ जीते जी दीपू की इस आवारगी को लाड़ प्यार से छिपा ले जाती, जो उसकी मौत के बाद एक एक कर खुलने लगी थी। मुझे याद है माँ उस बार सख्त बुखार में लेट गई थी। यूं उन्हें खांसी, बुखार, जुकाम की शिकायत अब तब रहती थी, पर सीरियसली वे खाट पर कभी लेटी नहीं थी।
उस बार वो 4 दिन तक खटिया पर पड़ी रही। बावजूद कमर तोड़ बुखार के उनका ध्यान घर के कामों में लगा रहता था। मुझे अकेले घर संभालते देख उनकी आंखें नम हो आई थी। बाबा को ठीक से खाना परसने से लेकर सारी हिदायतें वे बराबर देती रही थी। दीपू पर माँ की बीमारी का खास असर पड़ा हो ऐसा कतई नहीं लगा। बस इतना जरूर करता कि जाने के पहले माँ के पास एक क्षण रुककर पूछ लिया करता था, माँ तबीयत कैसी है? और माँ उत्तर देती। इससे पहले ही वो चप्पल चटकाता निकल जाता। मैं दूध का गिलास माँ के पास ले आती, बगैर ये बताए कि यह दूध दीपू के हिस्से का है। उस दिन जैसे सुबह से ही घटनाएं अप्रत्याशित ढंग से घटने लगी थी। बाबा को मानो माँ की हालत का एहसास उसी दिन हुआ हो। वे दफ्तर नहीं गए। अलग सुबह अखबार चाय भूलकर माँ के पायताने बैठ गए थे। दीपू सुबह उठा था, अपने सारे कामों से निपटकर उसी तरह पास आया था। बाबा को देखकर ठिठक गया था। माँ के सिर पर हाथ रखकर चुपचाप बाहर निकल गया था। दूध का गिलास लेकर मैं आई थी और सहसा ही सब कुछ खत्म हो गया था। बाबा फूट पड़े थे और मेरे हाथों से गिलास चीख के साथ छूट गया था। बाहर दीपू तक आवाज बदस्तूर पहुंची होगी। वो उल्टे पांव लौट आया था और कमरे के दरवाजे से टिक कर खड़ा हो गया था। उसकी आंखें खाली थीं और उस खालीपन का मनमाना अर्थ लोग लगाते रहे थे, पर वो निश्चिंत बना रहा था। सारी रस्मों को बगैर हील हुज्जत के मानता रहा। 13वीं के बाद घर खाली हो गया था। दीपू की दुनिया जैसे उस दिन से बदल गई थी। वो सुबह जाता तो रात बेरात लौटता और कभी कभी तो अगली दोपहर लौटता। शायद घर के प्रति जो छोटा सा लगाव बच रहा था वो खत्म हो गया था और अब घर उसके लिए किसी रिजर्व्ड कमरे की तरह हो गया था। घर में खाना खाना और घर वालों को अपना कहना उसे कभी नहीं सुहाया। उसने भीतर न जाने कौन से कॉम्प्लेक्स पाल लिए थे जिनकी खींच हम पर उतारा करता था। घर भुतहा हो गया था। माँ के जाने के बाद सारी चीजें लावारिस और बेरौनक लगने लगी थी। उन पर ढेर सी धूल जम गई थी। मातम पुरसी से मुझे इतनी फुर्सत ही नहीं मिली थी कि मैं घर की तरफ देख सकूं। माँ जब तक जिंदा रही घर की एक एक चीज झाड़ पोंछ कर रखती रही। अब धूल पोंछने वाला नहीं रहा था, लिहाजा सारी जिम्मेदारी मैंने ले ली थी। उस समय मामा जी की सिफारिश ने मुझे एक कंपनी में टाइपिस्ट का काम दिलवा दिया था। बाबा बेसहारा हो गए थे। उन्होंने कुछ वक्त पहले रिटायरमेंट मांग लिया था। अक्सर जब भी वे उठते उनका सिर चकराने लगता और दोनों हाथों से सिर पकड़कर बैठ जाते और कहते, लगता है सारी जमीन रेत की शक्ल में बदल गई। मैं उन्हें सहारा देकर उठाती, पर वे पसीने पसीने हो जाते। माँ की अनुपस्थिति जितनी शिद्दत के साथ उन्होंने महसूस की थी, हम में से किसी ने भी नहीं की। हम दोनों भाई बहन तो एक दूसरे को सह पाने की कोशिश में ही बराबर लगे रहे थे।
पहली बार जब वो घर से गायब रहा था तो मैं बाबा को बगैर बताए उसके दोस्त सुहास के घर चली गई थी। सुहास का उत्तर चौंकाने वाला था। दीदी, हम और दीपू आपस में बातचीत नहीं करते। अब वो यहाँ आता भी नहीं है। मुंह से हठात एक सवाल उभरा था, लेकिन क्यों? उस क्यों का कोई वाजिब उत्तर उसके पास नहीं था, जबकि दीपू के पास खरा जवाब था। उसका बाप पक्का घूसखोर है। जाने कितने मजदूरों के प्रोविडेंट फंड का पैसा होगा जिसकी बदौलत उसने ये मकान बनाया है, कार खरीदी है, रेस में जाता है और शराब की पार्टियां होती हैं। सुहास भी उसी घिनौने पैसे से पला है और पलना पसंद करता है। उसका स्वर तीखा था। कल तक जिसे मैं बच्चा समझती रही थी वो इतनी बातें करने लगा था। मुझे बेहद आश्चर्य हुआ था, साथ ही क्रोध भी। कोई कुछ भी करे तुम्हें क्या? तुमने दुनिया जहान का ठेका ले रखा है क्या? वे होंगे जैसे वे हैं। वाह, जो समाज को विषाक्त करते हैं उनके खिलाफ लड़ना हमारा फर्ज नहीं है क्या? मेरा मन करता है कि रिवॉल्वर लेकर सबको भून डालूं। वो हाँफ रहा था। तुम्हारा क्या बिगाड़ा है उन्होंने? मैंने दलील देनी चाहिए। मेरा नहीं तो किसी और का तो बिगाड़ रहे हैं। देखो दीदी, ये मेरा पर्सनल मामला है। किसी से भी दोस्ती रखूं या बिगाड़ूं, तुम्हें पूछने का कोई हक नहीं है। उसके तीखे सपाट उत्तर ने मुझे मूक कर दिया था। वो चला गया था। 2 रातें गायब रहने की बात पूछ नहीं सकी थी। यूं भी दीपू उन अच्छे लड़कों में से नहीं था जो समय से घर लौटते हैं, जिम्मेदारी के साथ घर के लिए सौदा सुलभ लाते हैं। पहले तो लाड़ प्यार की वजह से माँ उसे सौदा लेने बाहर नहीं भेजती थी। अब मैं झगड़े फसाद की वजह से नहीं भेजती। सिलसिला चल ही रहा था। वो घर पर कम ही रहता था और मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं थी कि उससे उलझूं और उस उलझने के बाद की मानसिक यंत्रणा झेलूं। लिहाजा सब वैसे ही चलता रहा। उसके कुछ दोस्त घर आने लगे थे। वो खुद चाय बनाता, पी पी कर सब चले जाते। प्यालों पर मक्खियां भिनभिनाती रहती। मैं जानने लगी थी कि उसकी दोस्ती का दायरा ठीक नहीं है। उसके दोस्तों में कुछ आवारा किस्म के गुंडे भी थे, कुछ बड़े बाप के बेटे जो एक तरफ से जिंदगी को सेव करके चलते हैं, दूसरी तरफ नक्सलवादी बनकर आमूल क्रांति की सिर्फ बातें करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं बातों से उनका कुछ नहीं बिगड़ता। बिगड़ेगा भी तो पैसे वाला बाप है ही। पैसे की ताकत बहुत बड़ी होती है। दीपू की समझ में ये बातें नहीं आती थी, या उसकी उम्र, उसके अनुभव इस कदर कच्चे थे कि जिन मुखौटों को उखाड़ फेंकने की वो बात करता था उनको वो पहचान ही नहीं पा रहा था। उस दिन शाम को अपने दोस्तों को चौराहे तक छोड़कर वो अकेला घर लौट आया था। मैं तुलसी के सामने संझा बाती जलाकर लौट रही थी। वो कमरे में जाने क्या टटोल रहा था कि मैंने पूरी ताकत बटोर कर उससे कहा था, दीपू, ना तो मुझे तुम्हारे दोस्त पसंद हैं और ना ही उनका घर पर आना, तो आंखें बंद कर लिया करो। दीपू का जवाब था, दीपू तमीज से बात करो, बड़ों से ऐसे बात करते हैं? बड़ों से? तुम मुझसे कितनी बड़ी हो? और फिर मैं कहूंगी तुम्हारी कंपनी की सहेलियों पर तुम्हारा वो लंगूर बॉस जिसके स्कूटर पर तुम उस दिन मोती झील गई थी मुझे पसंद नहीं, तो फिर वो गंदे से कपड़ों का ढेर लगाने लगा। मेरा चेहरा तमतमा गया था। अपमान से या क्रोध से मैं स्वयं नहीं समझ सकी, पर दीपू ने मेरे भीतर की दुखती रग पर उंगली छुआ दी थी। क्या मिला है मुझे अपनी 23 साल की जिंदगी में, मैंने सोचा था। माँ के जाने के बाद घर की तमाम जिम्मेदारियों के साथ इस लापरवाह आवारा भाई के नखरे बर्दाश्त करो।
बाबा की देखभाल करो। सब कुछ इतना असहनीय हो जाता कि भाग जाने का मन करता। पर बाबा, मुझे सहसा बाबा पर तरस आता। क्या सुख दिया हम बच्चों ने उन्हें। ऊपर से पढ़ाई लिखाई तो दीपू ने शायद मां की मौत के बाद ही छोड़ दी थी। घर आकर मुझे सूचित करना भी उचित नहीं समझा था। फीस के पैसे वो बराबर लेता रहा था। मार्च के महीने में भी लगातार सुबह दोपहर सड़क पर साइकिल पर मुझे घूमते दिखा था वो। तो एक रात से ऐसा मैंने प्रश्न किया था, तुम आजकल कॉलेज नहीं जाते हो? नहीं, मैंने पढ़ना छोड़ दिया है, उसने उत्तर दिया। क्यों, मैं जान सकती हूँ? मैंने प्रश्न को जानबूझकर औपचारिक बनाना चाहा था ताकि वो उखड़ ना जाए। पढ़ने लिखने से फायदा क्या होगा? यही ना 400 रुपल्ली की नौकरी, या ज्यादा कुछ हुआ तो 800 की। उसके लिए भी धक्के खाओ, एप्लीकेशंस भेजो, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम लिखवाओ, सिफारिश के लिए हर गधे को बाप बनाओ। मैं नहीं कर सकता, उसने हाथ ऊंचे कर लिए थे। करप्शन किस फील्ड में नहीं है? सिर्फ इसी वजह से तुम पढ़ना छोड़ दोगे? स्वर बाबा का था। कहां गया बाबा के स्वर का वो दर्प? मुझे बेहद आश्चर्य हुआ था। इसको आप पढ़ाई कहते हैं? सब के सब तो साले सिफारिश की बदौलत अटक गए हैं। किसी को कुछ नहीं आता जाता। किताबों में अर्थ लिख कर लाते हैं या फिर पूरा लेक्चर रट कर आते हैं। एक शब्द भूले तो अटके और क्लास की छुट्टी। वो मानो फूल गया था अपने इस ऑब्जर्वेशन पे। तो फिर क्या करना चाहते हो? मैंने फाइनल होकर पूछना चाहा था। हमने एक संघर्ष समिति बनाई है। इस घिसे पिटे एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ हम रैली आयोजित करेंगे। जनता को जागृत करेंगे कि वो अपने अधिकारों का सही उपयोग करे, ताकि कोई भी राजनीतिक उन्हें बेवकूफ बनाकर अपना उल्लू सीधा ना कर सके। तुम्हें तो खुद नेता बनने का शौक चढ़ गया है, बाबा के स्वर में तल्खी थी। नहीं, मुझे ना तो नेता बनना है, ना आपकी तरह वफादार सरकारी मातहत। वो आगे कुछ भी नहीं बोला था, सीधा आंगन में नल के पास चला गया था। जाहिर है वो सबसे नाखुश था, अपनी जिंदगी से, अपनी पढ़ाई से, व्यवस्था से, और सबसे ज्यादा मुझसे और बाबा से। फीस के पैसों का वो क्या करता रहा, ये बात पूछने की मुझे हिम्मत नहीं हुई। उसका मुंह खुलवाने का अर्थ था घर में हम में और बाबा के बीच गहरी चुप्पी खींचना। बाबा ने उसी दिन से उसके बारे में कुछ भी पूछना छोड़ दिया था। किसी भी अप्रीतकर विषय से जी चुराने की आम हिंदुस्तानी आदत हमारी नसों में रची बसी थी। दरवाजे की सांकल खटकी है। मैं स्टोव को धीमा कर चौके से बाहर निकल आई हूं। बाबा की आंखें खुल गई हैं। मैंने उनकी ओर एक बार नजर फेंक दी है और वे अपनी व्यग्रता भरसक छिपाते हुए छत पर आंखें टिका देते हैं। उन्हें ही क्यों, मेरे भीतर भी एक हल्की सी आशा है, शायद दीपू हो। जोर से सांकल बजाने का दम केवल उसी में है। मैंने झटके से दरवाजा खोल दिया है। नहीं, ये दीपू नहीं है, पर 18-19 वर्षीय अपरिचित चेहरा मेरे सामने है। वैसी ही तीखी आंखें, बेतरतीब बाल, बढ़ी हुई दाढ़ी मूछें, चेहरे पर आक्रोश नहीं, हल्की सी चिंता है। इस उम्र का ये बदला हुआ चेहरा मुझे सुकून सा दे गया है। दीपू कहाँ है? मेरा भीतरी वात्सल्य बोल रहा है शायद, तभी तो होठों को शब्द अपरिचित लग रहे हैं। उसने तो शादी कर ली है सान्याल मुशाई की लड़की के साथ। कल पार्टी थी मेघदूत में, आपको तो मालूम होगा, उन दोनों का अफेयर काफी दिनों से था। मेरी सारी चेतना एक क्षण के लिए उसकी बातों पर ठिठकी और मैंने भरसक कोशिश की कि उन्हें अर्थों में ढाल सकूं, पर लगा जैसे हवा में टेढ़े मेढ़े शब्द तैर रहे हैं
और मैं उन अदृश्य आकारों को पकड़ना चाहती हूँ। वो और भी बोलता रहा। मैं आंखों में रीतापन लिए उसे देख रही थी। क्षण भर के लिए जैसे वो सहम गया। कुछ देर मौन रहकर वो बोला, दीपू मुझसे हायर सेकेंडरी का सर्टिफिकेट सान्याल मुशाए के घर पहुंचा जाने के लिए कह गया था। मेरे भीतर जैसे सब कुछ जड़ हो गया। मैंने पूछना चाहा, अपने तथाकथित उसूलों के कारण सुहास के साथ दोस्ती तोड़ देने वाले दीपू ने शहर के मशहूर उद्योगपति की बेटी से विवाह कैसे कर लिया, जिनके बारे में दबी जुबान ये बात भी प्रचलित है कि वे देश के बड़े स्मगलरों में से एक हैं। नहीं नहीं, मुझसे कुछ भी पूछते नहीं बनेगा। मैं चुपचाप भीतर ट्रंक से सर्टिफिकेट निकाल लाई हूं। वो लड़का सर्टिफिकेट लेकर एक क्षण को ठिठका है और उसकी आंखों में मेरे लिए जो उभरता दर्द है उसको मैं भांप तो गई हूं, पर उसे झेलने की ताकत कहीं चुक गई है। मैंने सिर झुका लिया है और वो मुड़ गया है। सहसा मुझे बाबा का ध्यान आ गया है। बाबा ने दीवार की ओर करवट बदल ली है। उनका पूरा शरीर हिल रहा है। वे बेआवाज अपनी भीतरी तकलीफ को झेल रहे हैं। मैं एक क्षण उन्हें देखती रही हूं, फिर थके कदमों से कमरों के पास आ गई हूं। धूप चढ़ आई है। सूरज की रोशनी अब पूरे तीखेपन के साथ भीतर उतरने लगी है। सामने कोई जुलूस गुजर रहा है। छात्र संघर्ष समिति का बैनर लिए दो लड़के हाथ फेंकते जा रहे हैं। पीछे चलते हुए हुजूम में गहरी तनातनी है। सबके चेहरे और मुट्ठियां तनी हुई हैं। मैं आदतन उसमें दीपू को खोजने लगी हूं। इस सारी भीड़ का आक्रोश, क्रोध वो अपने चेहरे में लिए घूमता था। कहां तो उसके चेहरे पर पूरी भीड़ नजर आती थी। अब उसका चेहरा ही लाख कोशिश के बाद याद नहीं पड़ रहा है। सहसा मुझे लगता है उस चेहरे पर से भीड़ छट गई है और उसका चेहरा ड्रैकुला की तरह विकृत और भयानक हो गया है। नहीं, इस भीड़ से उसका चेहरा मेल नहीं खाता। लगता है अब उसे कभी भी पहचान नहीं पाऊंगी। पर सोचती हूं उसने जो कुछ किया है ठीक किया है। जो कुछ किया है ठीक किया है। धन्यवाद। कहानी समाप्त। फिर मिलेंगे।